नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो यही है कि 8वां वेतन आयोग कब से लागू होगा, क्या इसका स्ट्रक्चर होगा, क्या इसकी सिफारिशें होंगी और सैलरी कितनी बढ़ेगी। जो मूल मुद्दा है इस पर हम लोग आज बात करेंगे। तो दोस्तों, वो सारी चीजों को हम लोग समझते हैं और वेतन आयोग के बारे में जानते हैं। जो पिछला वेतन आयोग था, 7वां वेतन आयोग, उसके बारे में जानेंगे। एक यहाँ पर टर्म आएगा फिटमेंट फैक्टर, जो डायरेक्ट सैलरी से रिलेटेड होता है, उसके बारे में समझेंगे। और आरओ की यानी समीक्षा अधिकारी की, सहायक समीक्षा अधिकारी की या अन्य लोगों की, अन्य अधिकारियों की सैलरी कितनी बढ़ सकती है, क्या संभावना है, इन सारी चीजों पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये हमारे संस्थान में बैच चल रहे हैं, ठीक है। पीसीएस के लिए पीसीएस प्री 2025, पीसीएस मेंस 2024, आरओ का आंसर राइटिंग मेंस का बैच चल रहा है, जिस पर हम विशेष फोकस करेंगे। जो आंसर राइटिंग बैच है आरओ का, आरओ के लिए आंसर राइटिंग का बैच चल रहा है, ठीक है। इसमें जो है डेली आपको आंसर राइटिंग कराई जाएगी, पूरा फोकस किया जाएगा आंसर राइटिंग पर। पत्र लेखन है, गद्यांश है, सारी चीजों पर बेहतरीन तरीके से साप्ताहिक टेस्ट होगा, पूरा गाइडेंस होगा, लाइव डिस्कशन होगा और आपकी कॉपी चेक की जाएगी, आपकी मार्किंग की जाएगी, आपको रिप्लाई किया जाएगा, ठीक है। तो इसको जो है आप डीपी एडुकेयर ऐप पर जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर जो नंबर दिया गया है यहाँ पर 6393350769 और 8318568637, इन पर आप किसी नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बैच है, बहुत महत्वपूर्ण बैच है, इससे आप लोग जुड़िए और आंसर राइटिंग कीजिए। एक नया निखार आपकी आंसर राइटिंग में आएगा, पूरा कंटेंट भी आपको मिलेगा, सारी चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है। चलिए समझते हैं 8वें वेतन आयोग को। क्या है भाई, अभी तक आपने सुना होगा कि कितनी बार आपने न्यूज में सुना होगा कि सरकार जो है वेतन आयोग को नहीं ला रही है और वेतन आयोग व्यवस्था खत्म होने वाली है। लेकिन अचानक से सरकार ने सरप्राइज दे दिया और ये 2026 से लागू होगा, लेकिन अभी से इसकी घोषणा कर दी गई है, ठीक है। तो एक एक चीज को समझते हैं, वीडियो में अंत तक बने रहिए, सारी बातों को क्लियर करेंगे। फिटमेंट फैक्टर एक नया टर्म है, हो सकता है कुछ लोगों ने सुना हो, कुछ ने ना सुना हो। जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, कैसे ये सरकारी कर्मचारियों की सैलरी से रिलेटेड होता है, साथ ही कितनी सैलरी बढ़ेगी, इस पर भी हम लोग विस्तार से बात करेंगे। तो सूचना एवं, और हाँ, इससे रिलेटेड क्या क्या आपके पीटी के प्रश्न बन सकते हैं आरओ में या पीसीएस मेंस वगैरह में, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की जानकारी दी गई, ठीक है। इसके बाद केंद्र सरकार में कार्यरत 49 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगियों को इससे लाभ होने वाला है, ठीक है। ये चीजें आपको थोड़ा सा याद रखनी है, ठीक है। 65 लाख पेंशन भोगियों को लाभ होने वाला है और इसकी जो सिफारिशें हैं वो आपकी 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी, ठीक है। क्यों लागू होंगी अभी हम लोग आगे समझ लेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आयोग के अध्यक्ष एवं 2 सदस्यों की नियुक्ति शीघ्र ही कर दी जाएगी, यानी कि जो वेतन आयोग है ये क्या निकाय है। जानेंगे वेतन आयोग के बारे में कि वेतन आयोग क्या होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो इसके अध्यक्ष और 2 सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री शीघ्र ही करने वाले हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में, भारत में पहला वेतन आयोग मई 1946 में गठित किया गया था। तब से लेकर अभी तक 7 वेतन आयोग गठित हो चुके हैं और ये 8वां है, ठीक है। 7वें वेतन आयोग का गठन 2014 में हुआ था, उसकी सिफारिशें 2016 से लागू की गई थी। 7वें वेतन आयोग में कर्मचारी संघों ने 3.68 फिटमेंट फैक्टर की मांग की थी, ठीक है। यही टर्म हम आपको बताना चाह रहे थे, ठीक है। और ये भी लास्ट में आएगा, 3.68 फिटमेंट फैक्टर की मांग की थी, लेकिन सरकार ने इतना ना करके 2.57 तय किया था और इसी के आधार पर 7वें वेतन आयोग में कर्मचारियों की और पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन निर्धारित की गई थी, ठीक। अब ये क्या है हम लोग आगे समझेंगे विस्तार से।
चलिए पहले जानते हैं कि वेतन आयोग क्या होता है। सबसे बड़ी बात तो ये जान लेते हैं कि वेतन आयोग क्या होता है। ठीक है, पे कमीशन जिसको इंग्लिश में कहते हैं, क्या होता है। वेतन आयोग केंद्र सरकार द्वारा स्थापित एक निकाय है। क्या है? एक निकाय है। ठीक है, यह कर्मचारियों के वेतन ढांचे में बदलाव की समीक्षा और सिफारिश करता है। यही कहता है कि अब जो है इसके कई सारे रीजन होते हैं, महंगाई है, मुद्रास्फीति है, मांग है, बहुत सारी चीजें हैं, उस पर जो है वेतन आयोग मंथन करता है और बताता है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं या पेंशन भोगी हैं उनके वेतन में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है, कितनी बढ़ोतरी करनी चाहिए, तो उसकी समीक्षा करता है और सिफारिश करता है कि हाँ इतना अगर बढ़ोतरी कर दी जाए तो ठीक रहेगा वर्तमान परिदृश्य के हिसाब से। वेतन आयोग की संरचना वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अंतर्गत आती है। ठीक है, जो हमारा वित्त मंत्रालय है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उसके 3 पार्ट होते हैं जिसका एक पार्ट है व्यय विभाग। तो वेतन आयोग इसी के अंतर्गत आता है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कभी कभी। ठीक है, तो वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अधीन ये आता है, क्या? वेतन आयोग। आमतौर पर प्रत्येक 10 वर्ष पर इसका गठन किया जाता है। ठीक है, जो अभी तक वेतन आयोग जो 7 गठित हुए हैं वो लगभग 10 वर्ष पर जो है गठित की गई है। सरकार के लिए वेतन आयोग की सिफारिशों को मानना अनिवार्य नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, वेतन आयोग अपनी सिफारिशें सरकार को देगा कि ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, लेकिन सरकार अंतिम रूप से निर्णय लेने के लिए सक्षम है। उस पर वेतन आयोग को कोई दबाव नहीं होगा और सरकार ही अंतिम निर्णय लेगी कि वेतन आयोग की किन किन सिफारिशों को माना जाए और किन को ना माना जाए। आगे देखते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं 7वें वेतन आयोग के बारे में। ठीक है, तो थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि हमारा 8वां वेतन आयोग कैसा होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था तब जॉब में नहीं थे। मैं स्वयं नहीं था, मैं भी नहीं था। ठीक है, तो पता ही नहीं था कि मतलब हम उसको जान के क्या करेंगे, क्योंकि हमारी वो परिधि से बाहर था। ठीक है, उस समय भाई स्टडी चल रही थी, तैयारी चल रही थी, पढ़ाई चल रही थी, तो क्या होता है बस वही की तैयारी के पर्पज से पढ़ा था। अगर कोई प्रश्न बनता है तो ठीक है, बाकी कितना पैसा बढ़ेगा, कितना टीए बढ़ेगा, कितनी बेसिक बढ़ेगी, फिटमेंट फैक्टर, ये सब जानने की आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन अब मुझे भी जानने की आवश्यकता है और आप लोग भी जल्दी ही सेवा में आने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग भी जान लीजिए और थोड़ा जानेंगे तो आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगा, एक जिज्ञासा और बनेगी कि नहीं हमको जल्दी से 8वें वेतन आयोग के अनुसार अपनी सैलरी को प्राप्त करना है। ठीक है, चलिए, तो 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार के द्वारा किया गया। 7वें वेतन आयोग की जो सिफारिशें हैं वो तो 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थी। ठीक है, और जो 8वां वेतन आयोग है वो भी 1 जनवरी 2026 यानी कि 10 साल बाद ही लागू होगा। 7वें वेतन आयोग के द्वारा केंद्र सरकार में न्यूनतम मूल वेतन 7,000 रुपए से बढ़कर के 18,000 रुपए प्रतिमाह हो गया था। यानी कि जो वहां पर मूल वेतन सबसे कम था, जो बेसिक सैलरी जिसको हम कहते हैं, मूल वेतन कहते हैं, जैसे कि समीक्षा अधिकारी का मूल वेतन कितना है? 47,600। ठीक है, अभी इसका भी गणित आपको समझा देंगे। ठीक है, कि अभी वर्तमान में समीक्षा अधिकारी की सैलरी कितनी है और जब 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा तो फिर समीक्षा अधिकारी की सैलरी कितनी हो जाएगी या फिर हो सकती है। ठीक, तो ये जो मूल वेतन था उसमें 7,000 रुपए, ये बढ़कर के कितना हो गया? 18,000 रुपया हो गया। और जो न्यूनतम पेंशन थी 3,500 रुपए, ये बढ़कर कितनी हो गई? 9,000 रुपए प्रतिमाह। ठीक है, मतलब कि 7,000 से किसी का कम बेसिक पे नहीं होगा, ये तय हो गया था। जबकि अधिकतम वेतन 2.5 लाख रुपए और अधिकतम पेंशन 1,25,000 रुपए तय की गई थी। वर्ष 2016-17 में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए सरकार के व्यय में 1 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि की गई थी। जाहिर सी बात है, जब वेतन बढ़ेगा तो सरकार पर वित्तीय बोझ तो बढ़ेगा ही, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, और ऐसा नहीं है, वित्तीय बोझ के साथ साथ सरकार को भी फायदा होगा और पब्लिक को भी फायदा होगा, दोनों चीजें होंगी। अभी समझते हैं आगे कैसे ये होगा। ठीक, तो ये तो हो गया आपका 7वें वेतन आयोग के बारे में कि उसकी जो है कैसे वो गठित हुआ था और कैसे लागू हुआ था।
अब देखिए, अगर 8वां वेतन आयोग लागू हो जाता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा, क्या लाभ होंगे, क्या हानियां होंगी, इसको समझते हैं। देखिए, सरकार का राजस्व बढ़ेगा, ठीक है, और देश में क्या होगा, मांग बढ़ेगी। राजस्व कैसे बढ़ेगा? क्योंकि अधिकतम सरकारी कर्मचारी ज्यादा टैक्स देंगे। जैसे हम लोग हैं, टैक्स पेयर है, ठीक है, जब सैलरी अभी इतनी है, ठीक है, तो टैक्स दे रहे हैं, जब सैलरी और बढ़ जाएगी तो सरकार को अधिक टैक्स देंगे, तो सरकार के राजस्व में क्या होगा, बढ़ोतरी होगी। और साथ ही साथ क्या होगा, मांग भी बढ़ेगी, यानी जिन क्षेत्रों में मांग नहीं है, कि भाई अभी सैलरी जितनी है उसी के हिसाब से चीजें हैं, है ना, और जब सैलरी मान लो अचानक से बढ़ गई 10-20 हजार 50,000 रुपए बढ़ गई, तो फिर आवश्यकता बढ़ जाएगी, मांग बढ़ जाएगी, अब ये भी ले लो, अब वो भी ले लो। जैसे वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू होने के 2-3 वर्षों तक आवासों, कारों, घरेलू सामानों की मांग में तेजी रहती है। भाई पैसा बढ़ गया, सैलरी अधिक हो गई, तो लोग कार ले लेते हैं, है ना, घरे में जो है फ्रिज ले लेते हैं, टीवी ले लेते हैं, बेड ले लेते हैं, बहुत सारी चीजें, एसी लगवा लेते हैं, है ना, कई सारी चीजें हैं। या फिर भाई अभी किराए के मकान रह रहे हैं, सचिवालय कॉलोनी में रह रहे हैं, या फिर कहीं रेंट पर रह रहे हैं, चलो भाई क्यों ना अपना एक जो है आवास ले लिया जाए। तो मतलब जैसे ही जो है ये आयोग, वेतन आयोग लागू होता है, तो 2-3-4 सालों तक स्टार्टिंग में इन चीजों की मांग बढ़ती, ठीक है। तो जब भी आप आवास लेने जाएंगे, सरकार को आप टैक्स देंगे, कार लेने जाएंगे या कुछ भी सामान देंगे, जाहिर सी बात है जीएसटी देते हैं तो वो सरकार के खाते में जाती है, तो कहीं ना कहीं ये सरकार का जो भी राजस्व बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। पर्यटन पर भी इसका असर पड़ेगा। कैसे? भाई सैलरी बढ़ गई है, चलो एक वैष्णो देवी का टूर मार के आते हैं, है ना, कुछ लोग गोवा की प्लानिंग कर लेंगे, कुछ लोग मनाली चले जाएंगे, कुछ लोग जो है उत्तराखंड चले, मतलब ऐसा ना, जहां पर जिसका अपना डेस्टिनेशन है, कुछ 4 धाम यात्रा पर निकल जाएंगे, कुछ साउथ चले जाएंगे, कुछ मतलब कहने का मतलब ये है कि मतलब लोग घूमने का भी प्रयास करेंगे, तो पर्यटन पर भी इसका असर देखा जाता है, अच्छा होता है। महंगाई पर भी असर दिखता है, क्योंकि बाजार में मांग बढ़ जाती है, यानी कि महंगाई भी बढ़ती है, क्योंकि लोगों की डिमांड बढ़ जाती है। आज आप 1 किलो सेव शाम को खरीद के लाते हैं, तो कल आपकी मांग बढ़ जाएगी, चलो सैलरी बढ़ गई है, अब 2 किलो लेके चलते हैं, या हो सकता है सेव के साथ आप अनार भी लेके आए, केला भी लेके आए, या कुछ भी और अच्छे चीजें, मिठाई लेके आए, ठीक है, तो बाजार में भी इसकी मांग बढ़ जाती है। तो ये सारे जो है कुल मिलाकर के मिले जुले असर पड़ेंगे अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो। चलिए अब आते हैं, देखिए फिर जो मूल चीज है, फिटमेंट फैक्टर, जहां पर हम आना चाह रहे थे, और इसी के संदर्भ में आपको बता देंगे कि सैलरी आपकी कितनी बढ़ने वाली है, या आरओ की सैलरी या अन्य लोगों की कितनी बढ़ सकती है, ठीक है। तो देखिए, वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर एक महत्वपूर्ण शब्द है। यह सरकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि से सीधे जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसे सरल शब्दों में समझे तो एक मल्टीपल या गुणांक है। क्या है? मल्टीपल है, या हिंदी में कहे तो ये गुणांक है, अर्थात पुराने वेतन से रिवाइज या बढ़ा हुआ वेतन कितना ज्यादा होगा। ये फिटमेंट फैक्टर बताता है कि जो पुराना आपका वेतन था और जो नया हो गया है, तो पुराने वेतन की तुलना में नया वेतन कितना अधिक होगा, कैसे होगा, ये बताता है फिटमेंट फैक्टर। इसका इस्तेमाल सरकारी कर्मचारियों के मौजूदा वेतन को नए वेतनमान में बदलने के लिए किया जाता है। कैसे किया जाता है ये भी समझ लीजिए। देखिए, इस तरह फिटमेंट एक संख्या होती है जिसका गुणा कर्मचारी के मौजूदा बेसिक पे से किया जाता है, यानी कि फिटमेंट फैक्टर इनटू बेसिक सैलरी बराबर न्यू सैलरी, ये है इसका मतलब, ठीक है। यानी कि हमारी जो बेसिक सैलरी है उसमें फिटमेंट फैक्टर का अगर गुणा कर देंगे तो हमारी न्यू सैलरी क्या बनेगी। जैसे कि समीक्षा अधिकारी की बेसिक सैलरी है 47,600 रुपए, ठीक है। अब देखिए, अभी आपको सिर्फ हम एक जानकारी दे रहे हैं, ठीक है, इस बात की कोई गारंटी नहीं कि जो यहां पर हम आंकड़े देंगे या जो बात बताएंगे उतना वेतन बढ़ ही जाएगा, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं, सरकार में बड़े बड़े अर्थशास्त्री बैठे हैं, इकोनॉमिस्ट बैठे हैं, सरकार का अपना एक अलग थिंक टैंक है, पूरा आयोग बनेगा, वो अपना सुझाव देगा, सिफारिशें करेगा, मानेगा, ठीक है। लेकिन हम लोग एक जैसे आपस में चर्चा करते रहते हैं, स्टाफ में चर्चा होती है, दोस्तों मित्रों में चर्चा होती है, ठीक है, या घर में जो हमारे
सरकारी सेवा में है, भाई है, बहन है, जो लोग हैं उनसे बातें होती, तो एक चर्चा होती है और पिछले वेतन आयोग का लोग एक आधार लेते हैं कि अगर पिछली बार इतनी बढ़ी थी तो इस बार इतनी बढ़ सकती है, बस यही है। यहाँ पर कोई भी ऐसा फैक्ट आप मत मान के चलिए कि हम जो बोल रहे हैं वो ऐसा हो ही जाएगा, ठीक है। तो बस हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप चीजों को जान लें, ठीक है, कि मतलब हमने सारी चीजों को कई जगह से इकट्ठा करके आपके सामने पेश कर दिया है, तो आप चीजों को जो है समझ जाएं, ठीक। तो ये ऐसे जो है निकाला जाता है। इस गुणा के बाद जो संख्या आती है वह कर्मचारी का नया बेसिक पे हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? नया बेसिक पे हो जाएगा, ठीक। यानी कि वो फिर बेसिक पे क्यों हो जाता है, उसको आप बेसिक पे कह लीजिए या फिर सैलरी कह लीजिए, क्योंकि जो डीए जोड़ा रहता है ना वो फिर उस टाइम पर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक। जैसे कि वर्तमान में अगर आप देखें तो डीए कितना चल रहा है, मैं राज्य सरकार की बात कर रहा हूं, 53%, ठीक है। यानी कि महंगाई भत्ता कितना है, डियरनेस अलाउंस अभी वर्तमान कितना है, 53% है, 53% है, ठीक है। तो इसके हिसाब से वेतन मिल रहा है, ठीक है। इस नए बेसिक पे के आधार पर ही अन्य भत्ते जैसे कि महंगाई भत्ता है, एचआरए है इत्यादि का कैलकुलेशन होता है, ठीक है। देखते अगले पेज में क्या है, अगले पेज में कुछ नहीं है, यहीं पर समाप्त है। हाँ, एक ये नया पेज है। अब देखिए यहां पर भी आपको थोड़ा बता देते हैं, फिर हम अभी एक एग्जांपल लेके समझते हैं। 7वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। मैंने कहा ना जो 3.86 की मांग की थी, लेकिन सरकार ने 2.57 फिक्स किया था, ठीक है। यानी कि कर्मचारियों का नया वेतन पुराने वेतन का 2.57 गुना हो जाएगा। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़कर के 2.86 रहने की संभावना है, हो सकता है, क्या लिखा, हो सकता है, ये जरूरी नहीं है। वेतन आयोग जो अपनी सिफारिशें देगा और केंद्र सरकार उसे मानेगी या नहीं मानेगी या जो भी है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है तो न्यूनतम मूल वेतन जो उसमें 7,000 से बढ़कर के 18,000 रुपए हो गया था, अब ये 51,480 रुपए हो जाएगा। कितना? 51,480 रुपए हो जाएगा। ये तो तथ्य है, ठीक, ये फैक्ट है। अगर ऐसा होता है, यानी कि उम्मीद ये की जा रही है कि जितना फिटमेंट फैक्टर पिछले वेतन आयोग में था 2.57, तो इस बार थोड़ा सा बढ़ के रहने की उम्मीद है, 2.86 रहने की उम्मीद है। और अगर 2.86 रहता है तो जो मूल वेतन 7वें वेतन आयोग के अनुसार 18,000 रुपए तय किया गया था, अब वो बढ़कर के 51,480 रुपए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब अगर इस हिसाब से देखें, आप यहां पर एक नई स्लाइड ऐड करते हैं। अगर आप इस हिसाब से देखें, मैंने पूरा देखिए कैलकुलेट करके यहां पर रखा हुआ है इस पेज पे, ठीक है, आपको समझा देते हैं। देखिए अगर हम आरओ की बात करें, समीक्षा अधिकारी की बात करें, ठीक है, तो समीक्षा अधिकारी का जो मूल वेतन है यानी कि बेसिक पे, चलिए इंग्लिश में लिख देते हैं, जो समीक्षा अधिकारी का बेसिक पे है वो आपका है 47,600 रुपए, ठीक है। अब इस पर लगता है डीए, अभी वर्तमान में महंगाई भत्ता कितना, 53%, ठीक है। तो ये 47,600 का जब 53% निकालेंगे तो ये आता है आपका 25,228 रुपए, ठीक है, इतना आता है। 5620 रुपया ये तो डीए हो गया, यहां पर जोड़ देते हैं हम एचआरए, ठीक है, आवास भत्ता 5620 रुपए, ठीक है। सचिवालय भत्ता जोड़ देते हैं 1,300 रुपए, ठीक है। और तो फिलहाल कोई भत्ता है नहीं, सीसीए मिलता नहीं है। अगर ये पूरा जोड़ देंगे तो ये फिगर बनता है आपका 79,748 रुपए। यानी कि ये
जो एक नया समीक्षा अधिकारी है वो जब ज्वाइन करेगा तो 79,748 रुपए उसकी सैलरी बनेगी। ठीक है, इसमें जैसे मान लो एनपीएस भी आपका कटेगा, इनकम टैक्स भी आपका कटेगा, फिर आपका 210 रुपए जीआईएस का कटता है, ग्रुप इंश्योरेंस का। ठीक है, तो ये मतलब ग्रॉस सैलरी अगर देखी जाए तो लगभग 80,000 रुपए के आसपास अभी बन रही है। ठीक है, कितनी? 80,000, 80,000 रुपए अभी बन रही है बिना किसी कटौती के। अभी हम जो नया समीक्षा अधिकारी यानी कि आप लोग 2023 बैच वालों जब ज्वाइन आप करोगे, ठीक है, 7th पे कमीशन के अनुसार, तो आपकी सैलरी 79,748 रुपए बनेगी। ठीक है, अब अगर नए के हिसाब से देखा जाए, नए में यह कहा गया है कि 47,600 रुपए आपका बेसिक पे है। ठीक है, और अगर इसको हम जैसे पुराने से मान लें 2.57 जो फिटमेंट फैक्टर है 7वें वेतन आयोग वाला 2.57, तो ये हो जाता है आपका 1,22,332 रुपए। ठीक है, और अगर इसमें हम एचआरए जोड़ दें 5620 रुपए और 1300 रुपए सचिवालय भत्ता जोड़ दें तो टोटल हो जाता है 1,29,252 रुपए। ठीक है, यानी कि 79,748। ठीक है, पहले कितनी थी? 79,748 से कितनी हो रही है? 1,22,000 रुपए। ठीक है, यानी कि ठीक ठाक जो है अंतर है, मतलब लगभग समझ कि लगभग जो है 50,000 रुपए का अंतर आ रहा है। ठीक है, 80 मान लें तो लगभग 50,000 रुपए का अंतर आ रहा है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इतना अंतर नहीं होगा। ठीक है, जो हम लोग देखिए ये पर्सनल की चीजें हम लोग जो आपस में डिस्कस करते हैं, वो ऐसी उम्मीद है कि 25 से 30% ये 25% से 30% के आसपास सैलरी बढ़ सकती है। ठीक है, अब जैसे मान लो 80,000 आज, ठीक है, तो इसका अगर 25% निकालें 80,000 का तो आपका आता है 20,000 रुपए। ठीक है, तो 80 और 20 यानी कि 1,00,000 रुपए, 1,00,000। ठीक है, और अगर 30% मान लें, ठीक है, तो लगभग 24-25,000 रुपए। ठीक है, तो ऐसा हम मतलब ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। ठीक है, यहां पर कोई वो नहीं है, मेरा ये व्यक्तिगत विचार है जो हम लोग अपनी आपस में बात करते हैं। तो जो आपकी सैलरी है वो जो है 1,00,000 से 1,10,000 के बीच हो सकती है, ये मेरा अनुमान है। ठीक है, ये मेरा अनुमान है, 1,00,000 से 1,10,000 के बीच हो सकती है, यानी कि 20 से 30,000 रुपए का अंतर पड़ सकता है, ये सैलरी आपकी बढ़ सकती है, 20 से 30,000 रुपए सैलरी बढ़ सकती है। ठीक है, तो इसको अब लेकिन ये जो है 2.5 गुना 3 गुना ये सब कुछ नहीं दिखाया मीडिया है। ठीक है, वो सारी चीज, लेकिन जो एक्चुअल चीज है वो यही मतलब जो मैंने कैलकुलेट किया है। ठीक है, हम कोई अर्थशास्त्री नहीं है, लेकिन जो अपना अनुभव है या जो भी है, ठीक है, तो ये इतना हो सकता है कि 20 से 30,000 रुपए बढ़ सकती है। हाँ, कि 1,00,000 के ऊपर समीक्षा अधिकारी की सैलरी निकल जाएगी, ऐसा आप मान सकते हैं। ठीक है, बस दोस्तों यही आपको जानकारी देनी थी। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, और अगर इसके अतिरिक्त कोई जानकारी चाहते हैं तो फिलहाल तो नहीं हमारे पास, ठीक है, आप कमेंट करेंगे भी तो हम दे नहीं पाएंगे। ठीक है, तो बाकी कोई जिज्ञासा हो आपकी तो ठीक है, सुझाव आपके आमंत्रित हैं, आप रखिएगा, कमेंट करिएगा। ठीक है, और मेंस आंसर राइटिंग के लिए आप लोग जुड़िए, पीसीएस की भी आंसर राइटिंग हो रही है, आरओ की भी हो रही है, पीसीएस दोनों हो रही है। ठीक है, और बैच आरओ के लिए, बीओ के लिए, पीसीएस प्री 2025 के लिए सारे लॉन्च हो गए हैं। ऐप पर जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही कुछ नई जानकारी के साथ फिर से मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।